रेप केस में राम रहीम को दोषी करार देने के बाद पंजाब और हरियाणा में हिंसा का दौर जारी रहा और सीबीआई कोर्ट अब सोमवार को सजा का ऐलान करेगी। लेकिन बाबा के हिंसक समर्थक कोहराम मचा रहे, प्रशासन मौन साधे रहा। दूसरे दिन भी हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पंचकुला और सिरसा में दुकानें बंद हैं। लोग किसी के अनहोनी के डर से अब भी डरे हुए हैं। हालांकि हरियाणा और पंजाब सरकार हालात काबू में होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जुदा नजर आती है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल से लेकर आज तक किस तरह से हालात बदले हैं। कल किस तरह से स्थिति अनियंत्रित हुई थी, उसके बाद सुरक्षा बल बढ़ाए गए और चौकसी बढ़ाई गई और अब यह दावा किया जा रहा है कि हालात काबू में हैं। अब भी पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती है। आज का दिन भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया तो उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। 5 राज्यों में हिंसा की ज्वाला भड़क उठी, बहुत से लोग मारे गए। पंचकुला से लेकर दिल्ली तक करीब 100 गाड़ियों में आग लगा दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह आस्था है या फिर अंधविश्वास है? क्या किसी गुरु या बाबा के समर्थकों को यह हक है कि वो कानून हाथ में ले लें और इस तरह से हिंसा करें, लोगों की जान ले लें? एक फैसले ने 5 राज्यों में हिंसा की आग भड़का दी। पंजाब सिहर उठा, हरियाणा जल उठा, दिल्ली दहकने लगी। राजस्थान और यूपी में भी हिंसा के शोले धधके। कहीं कारें जलती नजर आईं, कहीं बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। सड़क पर एक कतार में कई गाड़ियां धू धू कर जल रही थी। कहीं ट्रेन की बोगियों से शोले निकल रहे थे तो कहीं बसों को फूंक दिया गया। सरकारी दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। यह सारा बवाल, यह सारा हंगामा गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने मचाया। शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीबीआई की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया। इसके बाद ऐसा हंगामा मचा जिसने बहुत सी जिंदगियों को खत्म कर दिया। कोर्ट का फैसला आने से पहले पंचकुला में हजारों की तादाद में गुरमीत राम रहीम के समर्थक जमा थे। आशंका जताई जा रही थी कि अगर फैसला बाबा के हक में नहीं आया तो हंगामा खड़ा हो सकता है। पुलिस प्रशासन ने दावा किया था कि उसने हालात से निपटने की पूरी तैयारी की, लेकिन मौका आया तो ये सारे दावे खोखले साबित हुए। कोर्ट का फैसला आने के थोड़ी ही देर बाद पंचकुला में गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये तस्वीरें उस हंगामे की गवाह हैं। चारों तरफ आग ही आग है। जो गाड़ियां उल्टी कर दी गई हैं, इन गाड़ियों की पहचान अब बेहद मुश्किल है। इस पूरे हिस्से में जिस तरह से आपको आग जनी की गई है, ये इनको पीछे की तरफ धकेला गया है। ये आग, ये लाइनों से आपको दिखेगा कि किस तरह गाड़ियों को उल्टा कर कर उसमें आग लगा दी गई है। यहाँ से एम्बुलेंस तेजी के साथ गुजर रही हैं। दूर तक जलती हुई ये आग ही आग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ चारों तरफ उन लोगों ने जिस तरह से इन पूरी जो गाड़ियां उनके सामने मिली, उसी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ये जिस गाड़ी को यहाँ लाया गया था उसकी हालत आपको दिखाई दे रही है। ये वो गाड़ी है जिसको यहाँ आग बुझाने के लिए लाया गया था, उसकी हालत उन्होंने आग से क्या बना दी। जो तमाम डेरा प्रेमी जो सुबह तक सिर्फ ये कह रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, हम कानून व्यवस्था को, कानून को मानते हैं और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बाद में गुरुजी के चाहे फैसला हक में आए या खिलाफ आए, लेकिन हम उसको करेंगे। लेकिन यहाँ उससे उलट आपको दिख रहा है। खबरों के मुताबिक गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने हरियाणा से लेकर दिल्ली और यूपी से लेकर पंजाब तक करीब 100 जगहों पर बवाल मचाया, हंगामा किया और आगजनी की। हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंचकुला में नजर आया। पंचकुला के अलावा हरियाणा के सिरसा में भी डेरा समर्थकों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई। सिरसा में भी डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है। सिरसा में हालात को काबू करने के लिए सेना को उतारना पड़ा। सेना के फ्लैग मार्च के बाद सिरसा में हालात काबू में आए। हिंसा की चिंगारी हरियाणा से पंजाब तक पहुंचने में देर नहीं लगी। पंजाब और हरियाणा से होते हुए हिंसा की लपटें दिल्ली पहुंची।
दिल्ली के कई इलाकों में डेरा समर्थकों ने हंगामा और आगजनी की। बाबा राम रहीम की जन्मस्थली श्रीगंगानगर में भी डेरा समर्थकों ने हंगामा मचाया। हंगामे का यह सिलसिला हरियाणा से शुरू हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस प्रमुख तक ने भरोसा दिलाया था कि हालात को बेकाबू नहीं होने दिया जाएगा, सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। डेरा समर्थकों को मनमानी की इजाजत नहीं दी जाएगी। डेरा के समर्थकों ने कई घंटों तक पंचकुला को बंधक बनाए रखा। पुलिस की आंखों के सामने कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता रहा, गाड़ियां जलाई जाती रही। लेकिन जब बवाल बढ़ा तो पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों और सेना की भी मदद ली गई। शाम होते होते हिंसा की आग थमने लगी। भारी तनाव के बीच सिरसा में सेना ने फ्लैग मार्च किया। हिंसा की ज्वाला तो थम गई, लेकिन कई सवाल उठ खड़े हुए। पहला सवाल है कि क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? क्या किसी संत या बाबा या गुरु के समर्थकों को यह अधिकार है कि वे अपनी आस्था को इस तरह हिंसा के जरिए जाहिर करें? क्या आस्था के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है? गुरमीत राम रहीम को तो अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद दोषी करार दिया। फिर उनके समर्थकों ने इतना हिंसक हंगामा क्यों किया? सवाल हरियाणा की खट्टर सरकार पर भी है कि वो सोई क्यों रही। सरकार ने बाबा के समर्थकों के बवाल पर वक्त रहते काबू क्यों नहीं किया? पंचकुला से धीरेन्द्र पुंडीर और राजेश गिल के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब किसी बाबा या फिर गुरु के समर्थकों ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उपद्रव किया हो। आपको याद होगा हरियाणा के संत रामपाल को 2014 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संत रामपाल हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम के संचालक रहे हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज है। पुलिस जब उन्हें अरेस्ट करने आई थी तब उनके समर्थकों ने बवाल मचा दिया था और पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई थी। जुलदी चार दाग से रहत जुलदी अवगत अलग अमाना हो। ये है संत रामपाल। एक वक्त था जब संत रामपाल के सत्संग में हजारों की तादाद में लोग शामिल थे। लाखों लोगों की इन पर आस्था थी। लेकिन फिलहाल संत रामपाल हिसार जेल में बंद हैं। ये तस्वीरें 2014 की हैं, जब पुलिस संत रामपाल को अरेस्ट करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जिस तरह से गुरमीत राम रहीम के फैसले के मौके पर उनके समर्थक हरियाणा में लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे, उससे कुछ मिलती जुलती तस्वीर 2014 में भी नजर आई थी, जब संत रामपाल के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। रामपाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी, लेकिन उन्हें कानून के आगे नतमस्तक होना पड़ा था। पुलिस और संत रामपाल के समर्थकों के बीच टकराव हुआ था। नवंबर 2014 में 14 दिनों तक चले ड्रामे के बाद संत रामपाल को पुलिस ने हिसार में उनके आश्रम से गिरफ्तार किया था। रामपाल को गिरफ्तार करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच झड़पें भी हुई, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई। आश्रम का दावा था कि इन लोगों की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, जबकि पुलिस का कहना था कि उसने गोली नहीं चलाई। संत रामपाल पर देशद्रोह और हत्या के आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं और कोर्ट उनसे जुड़े एक केस में 29 अगस्त को फैसला सुना सकता है। संत रामपाल हिसार में बरवाला के सतलोक आश्रम के संचालक रहे हैं और वो कबीरपंथी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। आरोप है कि संत रामपाल ने 2006 में स्वामी दयानंद की लिखी एक किताब पर टिप्पणी की थी। आर्य समाज से जुड़े लोगों को यह टिप्पणी बेहद नागवार गुजरी और दोनों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई। प्रशासन ने जुलाई 2006 में आश्रम को कब्जे में ले लिया। रामपाल और उनके 24 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था और इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। 2009 में संत रामपाल को उनका आश्रम वापस मिल गया, लेकिन रामपाल से जुड़े विवादों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2013 में एक बार फिर आर्य समाज से जुड़े लोगों और रामपाल के समर्थकों में टकराव हुआ। इसमें 3 लोग मारे गए, करीब 100 लोग जख्मी हो गए। नवंबर 2014 में रामपाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन बार बार नोटिस के बाद भी वो पेश नहीं हुए। रामपाल के समर्थकों और पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई। हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने रामपाल को अरेस्ट किया। उनके आश्रम से लाखों रुपए की खाद्य सामग्री बरामद की गई। विवादों में घिरे रामपाल ने एक इंजीनियर से बाबा बनने का सफर तय किया। रामपाल ने हरियाणा सरकार में इंजीनियर के तौर पर करीब 18 साल तक नौकरी की। नौकरी के दौरान ही रामपाल की मुलाकात कबीरपंथी संत स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई और वो उनके शिष्य बन गए। 1995 में नौकरी छोड़ने के बाद रामपाल सत्संग करने लगे। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे। 1999 में उन्होंने हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम की नींव रखी। यह आश्रम करीब 12 एकड़ में फैला है।
बताया जाता है कि संत रामपाल के पास डेरे के करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। बाबा के आश्रम में मर्सिडीज से लेकर BMW तक हर आलीशान गाड़ी मौजूद है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में बाबा रामपाल के करीब 25 लाख फॉलोअर्स हैं। इन राज्यों में रामपाल के सतलोक आश्रम से जुड़ी प्रॉपर्टी होने की भी बात कही जाती है। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं राम वृक्ष यादव की कहानी। मथुरा में पिछले साल जवाहर बाग में राम वृक्ष यादव और उसके समर्थकों के साथ पुलिस का टकराव हो गया था। राम वृक्ष यादव ने अपने करीब 2000 समर्थकों के जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया था और वहां पर अवैध हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया था। पुलिस जब जवाहर बाग को खाली करवाने के लिए पहुंची तो वहां पर खूनी भिड़ंत हुई, जिसमें 2 पुलिस अफसर भी शहीद हो गए थे। मथुरा से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। मथुरा के इस जवाहर बाग में चलती थी एक अलग सरकार, एक समानांतर सत्ता, जिसका मुखिया था ये शख्स, नाम राम वृक्ष यादव। लीडर का पता नहीं, रूलर का पता नहीं, कौन सा एंड ऑर्डर लेकर के घूम रहे हैं? आपके पास कौन सा एंड ऑर्डर है, दीजिए ना। ये राम वृक्ष था जो अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ चलता था, जिसने जवाहर बाग में अपनी गैर कानूनी फौज बना रखी थी। राम वृक्ष यादव जब भी निकलता था तो उसके इर्द गिर्द राइफल लिए बॉडीगार्ड चलते थे। आपको याद होगा किस तरह जवाहर बाग में राम वृक्ष यादव और उसके समर्थकों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। कई घंटे तक टकराव चला था, दोनों ओर से फायरिंग हुई। 2016 में हुई इस घटना में करीब 30 लोगों की मौत हो गई। राम वृक्ष के समर्थकों के साथ भिड़ंत में मथुरा के तत्काल एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव को भी गोली लगी थी। वो दोनों शहीद हो गए। राम वृक्ष यादव भी मारा गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। जरा सोचिए, एक व्यक्ति अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लेता है, वहां उसके समर्थक अस्थायी घर बना लेते हैं, उस जगह पर अवैध हथियारों का भंडार जमा किया जाता है। 2 साल तक पुलिस और प्रशासन उस जमीन को खाली करवाने में नाकाम रहता है और आखिरकार पुलिस उसे खाली करवाने की जब कोशिश करती है तो वहां खूनी भिड़ंत होती है। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला राम वृक्ष यादव 2014 में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मथुरा के जवाहर बाग पहुंचा और धरना प्रदर्शन के नाम पर उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि उसके साथ करीब 2000 कथित सत्याग्रही थे जो जवाहर बाग में रहते थे। जवाहर बाग सरकारी जमीन थी, इसलिए वहां से कई सरकारी दफ्तर चलते थे। आरोप है कि राम वृक्ष के समर्थकों ने उन दफ्तरों के भवन पर भी कब्जा शुरू कर दिया। राम वृक्ष यादव अपने आप को जय गुरुदेव का अनुयायी बताता था। राम वृक्ष जवाहर बाग में अपनी अलग सरकार चलाता था। आजाद हिंद सरकार नाम से उसने एक संगठन तैयार कर रखा था। दिलचस्प है कि राम वृक्ष अपनी करेंसी चलाता था, उसके अपने नियम कानून थे और वो खुद को देश का प्रथम नागरिक बताता था। राम वृक्ष यादव अपने समर्थकों के बीच किसी नेता की तरह भाषण दिया करता था। तो प्रभु को खड़ा होना होगा और सतलोक नहीं, उससे भी बड़ा कोई लोक होगा तो जो भारत से प्यार करेगा उसका भी दरवाजा खुल जाए। ये गीता बोल रही है, केवल भारत से प्यार करना हम जानते हैं। बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन ने जवाहर बाग को खाली करवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन राम वृक्ष बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं को आगे कर देता था, जिसकी वजह से प्रशासन सख्त कदम नहीं उठा पाता था। जून 2016 में मथुरा प्रशासन ने फाइनल एक्शन लिया। भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी जवाहर बाग पहुंचे और उसे घेर लिया। इसके बाद राम वृक्ष के समर्थकों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। बताया जाता है कि पुलिस और राम वृक्ष के समर्थकों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई और हद गोले तक छोड़े गए। इससे पता चलता है कि राम वृक्ष और उसके समर्थकों ने जवाहर बाग में किस तरह हथियारों का जखीरा जमा कर लिया था। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। राम वृक्ष यादव के बेटे विवेक यादव इस हिंसक झड़प का मास्टरमाइंड बताया जाता है। पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया है। टीम न्यूज नेशन। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को भी 2013 में अरेस्ट करने की जब कोशिश की गई थी, उनके समर्थकों की एक बड़ी तादाद, एक हुजूम पुलिस के सामने खड़ा हो गया था। उनके अरेस्ट का विरोध किया गया था। आसाराम काफी समय तक पुलिस से लुका छुपी का खेल खेलते रहे। आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। ऐसा रंग लगा है जोगी भाई कोई ना दूजा, ऐसा रंग लगा है जोगी भाई कोई ना दूजा। आसाराम
बापू की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो अपने भक्तों के हुजूम को संबोधित किया करते थे। उनकी एक पुकार पर हजारों अनुयायी चले आते थे। आसाराम बापू अपने समर्थकों के सामने नाचते थे, झूमते थे। उनके बेटे नारायण साईं भी भक्तों को प्रवचन दिया करते थे। लेकिन साल 2013 में सब कुछ बदल गया जब पुलिस ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में आसाराम बापू को अरेस्ट कर लिया। ये तस्वीरें साल 2013 की हैं, जब आसाराम बापू को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। आसाराम बापू आश्रम के अंदर थे। बाहर हजारों समर्थकों का हुजूम जुटा था। आसाराम बापू के समर्थक उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। आसाराम के समर्थक किसी भी हालत में उनकी गिरफ्तारी को रोकना चाहते थे। आसाराम बापू ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई तरह की दलीलें दी, लेकिन आखिरकार उनकी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। आसाराम के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हंगामा मचाया। आरोप है कि मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। सवाल है कि आखिर आसाराम के समर्थकों ने इतना हंगामा क्यों किया। आसाराम पर संगीन इल्जाम लगे हैं। एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप उन पर है। हालांकि आसाराम इन इल्जामों से इनकार करते आए हैं। आसाराम के देश में 400 से अधिक आश्रम हैं और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। फिलहाल वो राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। आसाराम के समर्थकों ने जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा मचाया था, उससे सवाल खड़ा होता है कि आस्था है या अंधविश्वास। जिस व्यक्ति पर यौन शोषण का इल्जाम लगा है, उसके समर्थन में हंगामा मचाना और कानून को हाथ में लेना आखिर क्या साबित करता है। गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देने के बाद उनके समर्थकों ने जिस तरह हिंसा का तांडव किया, उससे ये सवाल एक बार फिर प्रासंगिक हो जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। राम रहीम हो, रामपाल हो, राम वृक्ष हो या फिर आसाराम हो, कानून तोड़ने की कोशिश की, अपने समर्थकों के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन काम कुछ नहीं आया और कानून के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।